गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट इक्वेशंस डिराइव की थी, हम लोगों ने अमीटर करंट डिराइव किया है। अमीटर करंट से हम लोगों ने बेस एंड कलेक्टर करंट भी निकाल ली थी। फिर हम लोगों ने करंट गेन्स भी देखे थे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या होती है, और हम लोगों ने बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर एंड अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी के बारे में स्टडी किया है। और हम लोग जो बेसिक वर्किंग होती है बीजेटी की वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और बेसिक वर्किंग जो होती है उसको में मेन पर्पज रहता है बीजेटी का कि एम्पलीफायर की तरह वो वर्क करे, और एम्पलीफायर की तरह वर्क करने के लिए जो ट्रांजिस्टर एक्शन है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होता है कि आपके जो अमीटर के चार्ज कैरियर्स है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है अमीटर के, वो कहाँ चले जाए, कलेक्टर के अंदर पहुंच जाए। तो ये आपका क्या रहता है, बीजेटी का मेन वर्क रहता है। ओके, और ये किस में होता है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होता है। इज दिस क्लियर? आज हम लोग स्टडी करेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में। अब तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि हमारी जो सर्किट है उसके अंदर रिवर्स सैचुरेशन करंट 0 फ्लो हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने जो पी एन डायोड स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने रिवर्स सैचुरेशन करंट स्टडी किया था। जो आई नोट फ्लो होती थी, कई कई जगह पे आई एस भी उसको लेते हैं, वो कंसिडर हम लोगों ने किया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो रिकम्बिनेशन करंट भी होती है और ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। उसी टाइप से बीजेटी में जो हम लोग एक एक जो है एक जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, तो रिवर्स बायस की वजह से वहां पर क्या होगी, सफिशिएंटली रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी। तो जो जिधर फॉरवर्ड बायस है वहां तो नहीं फ्लो होगी, और फॉरवर्ड बायस कौन सा जंक्शन हो रहा है, ईबी जंक्शन हो रहा है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कहाँ फ्लो होगी, जो सीबी जंक्शन है वहां पर आपका क्या आएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी। तो अब इसको जब हम कंसिडर करते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट को, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। ओके, तो देखिए आप लोग, जो अब हमारा बीजेटी है उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, रिवर्स बायस कर दिया है। ईबी जंक्शन को, सीबी जंक्शन को और ईबी जंक्शन को हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो अमीटर से बेस में करंट जा रही थी वो लीड से, अभी हम लोग फिर से पहले ये अज्यूम करते हैं कि हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं फ्लो हो रही है। उस केस के अंदर जो हमारी करंट है वो है IE1। ठीक है, और बेस के अंदर एंटर हो रही थी, एनपीएन के अंदर बेस में एंटर होती है कितनी, IB1 करंट, और कलेक्टर करंट के अंदर एंटर हो रही है IC1 करंट। तो ये करंट है जब आपका क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो नहीं हो रही है उस केस में। ठीक है, और हम एक करंट वो लेते हैं, एक सेकंड करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, ये तो एक सर्किट है वो वाला केस, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, IE1 इज इक्वल्स टू IB1 प्लस IC1, ये तो ऑलवेज फॉलो होगा ही। एंड अल्फा कितना हो जाएगा आपका, IC1 डिवाइडेड बाई IE1, और बीटा कितना हो जाएगा, IC1 डिवाइडेड बाई IB1। यहाँ तक कोई दिक्कत नो? अब एक हम लोगों ने क्या कर दिया है, नया बीजेटी कंसीडर किया है, या फिर मैं बोलूं यही वाला बीजेटी हमने कंसीडर किया है, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट भी पिक्चर में ला रहे हैं। उस केस में क्या होगा, तो देखिए जब इसके अंदर रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है उस केस में जो अमीटर से करंट आ रही है उसको हम लोग नाम दे देते हैं IE करंट। जो बेस टर्मिनल में एंटर हो रही है वो हो गई IB करंट, और जो कलेक्टर टर्मिनल में एंटर हो गई वो हो गई IC करंट। ये आपका C, B एंड E हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है IE इक्वल्स टू IB प्लस IC यहाँ भी होगा,
और हम लोगों ने क्या बोला है कि इसके अंदर आपकी क्या एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है। रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलवेज कहाँ फ्लो होती है? एन टू पी फ्लो होती है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एन टू पी जब वो फ्लो होती है और कहाँ फ्लो होती है? जब आप उसको रिवर्स बायस करते हैं। तो रिवर्स बायसिंग आपकी यहाँ पर है, एन टू पी आपका यहाँ है। इसका मतलब जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आईसी नोड से, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आईसी नोड से। अब देखिए एक बात बताइए कि ये आईसी नोड एन टू पी फ्लो होगी। अब क्या ये बेस टू अमीटर जाएगी क्या? देखिए बेस टू अमीटर में ये नहीं फ्लो होगी। क्यों नहीं फ्लो होगी? क्योंकि ये आपका क्या है? फॉरवर्ड बायस है। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का काम फॉरवर्ड बायस में तो होता नहीं है। ये कहाँ पर पिक्चर में आएगी? जब आप इसको क्या कर देंगे? रिवर्स बायसिंग कर देंगे। तो आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है आईसी नोड, वो ओनली सीबी लूप में ही फ्लो होगी। मतलब कैसे होगी कि वो कलेक्टर टर्मिनल पे एंटर हुई, बेस में गई और बेस टर्मिनल से वापस निकल गई और फिर से इस लूप के अंदर वो क्या रहेगी? घूमती रहेगी। जो उसका लूप रहेगा ये रहेगा आईसी नोड का लूप। क्लियर और नोट? तो अब देखिए आईसी नोड इधर किस डायरेक्शन में जाएगी? इधर जाएगी, फिर इधर से यूं घूम के आई और ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए कलेक्टर टर्मिनल पर आपकी टोटल करंट कितनी हो गई? ये आईसी है, ठीक है ना। आईसी टोटल करंट है आपकी, तो आपकी आईसी कितनी हो गई? जो विदाउट आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट थी वो तो आपकी फ्लो हो ही रही थी, ठीक है। प्लस अब आपके इसके साथ और क्या हो गई? ऐड हो गई आईसी नोड हो गई, ठीक है। ये मैंने क्या टोटल करंट बताई, ठीक है। आईसी, आईई, आईबी, आईसी क्या है? टोटल करंट। जब आप लोगों ने क्या कर दिया है? आईसी नोड को पिक्चर में ले लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी आईसी वन जो फ्लो हो रही थी वो तो फ्लो हो ही रही है। अब इसके साथ साथ आपकी क्या हो रही है? आईसी नोड भी फ्लो हो रही है। और आईसी नोड की डायरेक्शन हमने देखी थी कैसे जा रही है? कलेक्टर के अंदर जा रही है। तो इसके अंदर सिंपली इसका क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली आपकी बेस करंट कितनी हो जाएगी? बेस करंट में पहले IB1 फ्लो हो रही थी जो बेस टर्मिनल के अंदर जा रही थी, ठीक है, इनसाइड इनटू द बेस टर्मिनल IB1। अब क्या हो रहा है कि जो आईसी नोड है वो यहाँ से गई और यहाँ से वापस क्या आ गई? बाहर आ गई। मतलब वो क्या हो रही है? बेस से आउटसाइड आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगी? वो माइनस हो जाएगा, माइनस आईसी नोड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अब आपकी और IE तो आपकी कितनी हो रही है? IB प्लस IC फ्लो हो ही रही है। और अगर हम लोग यहाँ से IE कैलकुलेट करें और IB प्लस IC में अगर ये वैल्यू रखें, IB1 माइनस का IC नोड प्लस IC1 प्लस IC नोड, तो कितना आ जाएगा? IE विल बी IB1 प्लस IC1। और IB1 प्लस IC1 कितना है? IE1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि जितनी अमीटर करंट आपके पहले फ्लो हो रही थी जब आप लोगों ने रिवर्स सैचुरेशन करंट को पिक्चर में नहीं लिया था, उतनी ही जो है आपकी अमीटर करंट जो है वो अभी फ्लो होगी। उसके अमाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, चेंज आना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो तो अमीटर में जा ही नहीं रही है। वो क्या हो रही है? कलेक्टर से एंटर हुई, बेस से निकल गई और इसी लूप में क्या हो रही है? घूम रही है, ठीक है। वो अमीटर में एंटर ही नहीं कर रही है, अमीटर में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो अमीटर में जो पहले करंट फ्लो हो रही थी अभी भी क्या होगी? उतनी ही करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो आपकी IE जो सेम रहेगी, IC आपके इंक्रीज हो गई है और IB आपकी क्या हो गई है? उतने ही अमाउंट से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। ये क्लियर हो आपको? अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा कितना है? IC1 डिवाइडेड बाई IE1। क्या मैं अल्फा को ऐसा लिख सकती हूँ? IC divided by IE। इज इट करेक्ट और नॉट? बताइए, कमेंट कीजिए। और IE तो चलो IE1 के इक्वल है, तो IC अपॉन IE1 लिख सकती हूँ क्या मैं? बताइए आप लोग।
नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपका आईसी होता है, सॉरी, जो अल्फा और बीटा गामा होते हैं, तीनों करंट गेन्स जो होते हैं, वो कब आप लोग उसको यूज करते हैं? जब आप लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट को जीरो अज्यूम करते हैं। जब आपके सर्किट में रिवर्स सेचुरेशन करंट जीरो फ्लो होती है, उस केस में क्या होता है, आपके अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आप लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्लूड कर रहे हैं आईबी, आईसी और आईई में, तब आपका ये फॉर्मूला जो होते हैं वो वैलिड नहीं होंगे। मीन्स ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बहुत मिस्टेक होती है स्टूडेंट से। तो फिर अब इस केस के अंदर अल्फा को हम लोग, अभी भी आपका अल्फा कितना होगा, IC1 डिवाइडेड बाई IE1। ठीक है, और IC1 आपका कितना है, देखिए IC1 यहाँ से कितना आ जाएगा, IC माइनस IC नोट, और IB1 कितना आ जाएगा, IB प्लस IC नोट, है कि नहीं? समझ में आया? तो IC1 कितना आ जाएगा, IC माइनस IC नोट, और ये कितना, IE1 आपका कितना है, IE सिंपली। तो आपका ये कितना हो गया, अल्फा IE इज इक्वल्स टू IC माइनस का IC नोट। ये आप लोग स्टडी करते हैं, इक्वेशन रटते हैं आप लोग, IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस IC। तो ये आपकी जो होती है करंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपकी क्या हो गई, कलेक्टर करंट में ये चेंजेज आया। अर्लियर इट वाज ओनली अल्फा IE, नाउ ICO क्या हो गया, एडअप हो गया। अब देखिए सिमिलरली हम लोग बीटा का कैलकुलेशन करते हैं। तो बीटा कितना हो गया, IB1 सॉरी IC1 डिवाइडेड बाई IB1। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी मैं इसको ये नहीं लिख सकती IC अपॉन IB, क्योंकि उसके अंदर तो आपका क्या है, IC नोट कंसिडर किया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, IC1 कितना है आपका, IC माइनस IC नोट डिवाइडेड बाई IC प्लस IC नोट। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो बीटा IC प्लस बीटा IC नोट इक्वल्स टू IC माइनस IC नोट। IC नोट एक साथ ले लो, और ये IB है ना यहाँ पे, दिस इज योर IB। सो बीटा IB प्लस बीटा IC नोट इक्वल्स टू IC माइनस IC नोट। ठीक है, तो IC नोट एक साथ ले लो, तो कितना हो गया, बीटा IB प्लस IC नोट इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस बीटा IC नोट इक्वल्स टू IC। तो आपके IC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC नोट। ठीक है, क्लियर? IC इक्वल्स टू कितना गया, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC नोट। देखो इस केस में पहले IC की वैल्यू कितनी थी, अल्फा IE, फिर चेंज होके कितनी हो गई, IC नोट ऐड हो गया। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, पहले कितनी थी, बीटा IB, अब चेंज होके कितना आ गया, 1 प्लस बीटा IC नोट। अब देखिए जो IC नोट होती है ना, बहुत ही कम अमाउंट की होती है। ठीक है, नैनो एम्पियर की होती है, बहुत कम होती है। तो ये तो ठीक है, बहुत कम इसमें चेंजेस आएगा इस केस में। बट इस केस में क्या होगा, आप लोगों ने बीटा देखा होगा, जो अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी कि ये नियरली इक्वल होता है 1 के। अल्फा कितना होता है, नियरली इक्वल 1 होता है, मीन्स ये 0.99 0.98 इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इन वैल्यूज की, अल्फा की इन वैल्यूज के लिए अगर आप बीटा कैलकुलेट करोगे ना, तो वो आएगा 49 99 इस टाइप से। तो देखो 49 में 1 ऐड करोगे तो 50 इंटू IC नोड,
99 मीन्स 100 इंटू आईसी नोड, तो कितना ज्यादा, यहाँ पर तो सिर्फ आईसी नोड, बट यहाँ पर उसका 50 गुना, यहाँ पर उसका 100 गुना क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 100 टाइम्स उसका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट कर रहा है ये आप लोग देखिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इस केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये आप लोग क्या करेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखेंगे, स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे, तब आपका और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन से मोड में, जो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, इस टाइप के मोड्स होते हैं, तो कौन से मोड में ये आता है, कौन से मोड में ये आता है। तो ये स्टडी आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में की जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो ये वाला केस है, इसमें देखो कितना ज्यादा ऐड हो रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट का इफेक्ट कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग स्टडी करते हैं करंट्स आईसीबीओ एंड आईसीईओ। इन करंट्स के नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईसीबी नोड या आईसीबीओ एंड आईसीईओ या आईसीई नोड। तो ये देखिए क्या होता है, आईसीबीओ ये होता है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन अ मीटर इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये आईसीपीओ करंट क्या है कि कलेक्टर टू बेस करंट मींस कलेक्टर से बेस कितनी करंट जाएगी जब आपका अमीटर जो है ओपन सर्किटेड है। ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, एक्टिव मोड में कर दिया। और अब हम लोग इसको बोलेंगे जो आपका अमीटर है उसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए। तो ये अमीटर साइड का हम लोग क्या कर देते, कनेक्शन ब्रेक कर देते। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, कनेक्शन ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये अमीटर क्या हो गया, ओपन हो गया। उस केस में आपकी जो कलेक्टर टू बेस करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हमको पता है आईसी इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फा आई ई प्लस आईसी नोट, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये ओपन सर्किटेड है तो क्या कोई अमीटर से कोई करंट फ्लो हो सकती है, नहीं होगी। जब अमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आई कितनी हो गई, 0 हो गई। सो व्हेन ammeter is open circuited, in that case your IE will be 0 and IC is IC and IC equals to ICBO। तो जब आपका अमीटर ओपन सर्किटेड होगा तो आपकी अमीटर करंट तो 0 हो जाएगी, और जो कलेक्टर टू बेस करंट फ्लो होगी उसको हम लोग नाम दे देंगे ICBO। तो बस इसके अंदर आप लोग रख दीजिए, ये हो जाएगा ICBO इक्वल्स टू ICO, बस दैट्स इट। तो आपकी जो आईसीबीओ होती है वो इक्वल होती है आईसी नोड के। ओके, ये तो आपके फॉर्मूला से आ रहा है, मैथमेटिकली आ रहा है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि आईसीबी नोड स्लाइटली ग्रेटर होता है आईसी नोड के। ये होता है प्रैक्टिकली। और ये है आपका मैथमेटिकली, ठीक है। ये मैथमेटिकली और ये प्रैक्टिकली है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि इसके अंदर एक सरफेस करंट भी फ्लो होती है कलेक्टर टू बेस, तो इसलिए इस क्या होता है कि इसके अंदर ये थोड़ी सी ज्यादा फ्लो होने लग जाती है। आईसी नोड प्लस सरफेस करंट उसमें ऐड हो जाती है, तो आईसीबी नोड आईसी नोड से ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं आईसीई नोड। नाम से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ICE नोड क्या हो जाएगी, कलेक्टर टू अमीटर करंट व्हेन योर बेस इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। अगेन हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर,
ये हम लोगों ने इसको फिर से एक्टिव मोड में डाल दिया और अब हम लोगों को क्या करना है, बेस को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। अब हम लोग बेस को ओपन सर्किट करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये बेस का कनेक्शन ब्रेक कर दिया। ठीक है, बेस का कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर टू अमीटर करंट। अब देखो बेस, कलेक्टर से बेस तो कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने पाथ क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC नोड। ओके, और जब आपका व्हेन ठीक है ना, तो जब आपका बेस ओपन सर्किटेड होगा तो आपकी IB करंट कितनी होगी, 0 फ्लो होगी, और आपकी जो IC करंट होगी वो क्या हो जाएगी, ICE नोड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग रख देते हैं ICE नोड इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये कितना रिमेनिंग बचा, 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा इंटू ICO। ठीक है, तो जस्ट आपको दोनों ये याद रखना है कि ICE नोड क्या होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IC नोड, और ICBO कितना होता है आपका, ओनली IC नोड। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर होता है बट वो दैट इज नेग्लिजिबल। तो ये आपके दोनों करंट हो गई, ये आप लोगों को अब समझ में होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशंस इन डोपिंग। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो है वो है वेरिएशंस इन डोपिंग। वेरिएशंस हम लोग अब तक जो हम लोगों ने देखा, अमीटर बेस और कलेक्टर डोपिंग हम लोगों ने देखी थी कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज होता है। ठीक है, डिफरेंसेज हम लोग क्यों रखते हैं उसका रीजन भी हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब अगर हम लोग उस डोपिंग में चेंज करें तो हमारे पास क्या चेंजेज होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास, हम लोग कलेक्टर की डोपिंग को नहीं छेड़ेंगे, हम लोग क्या चेंज करेंगे, एक बार हम लोग करेंगे अमीटर की डोपिंग को चेंज करेंगे, इसको हम लोग करते हैं इंक्रीज। ठीक है, और दूसरी साइड हम लोग बेस की डोपिंग को करते हैं डिक्रीज। आप लोग ही मुझे आंसर दीजिएगा कि क्या क्या होगा चेंजेस। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोगों को खुद को निकालना चाहिए। अमीटर की डोपिंग हम लोगों ने इंक्रीज कर दी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये अमीटर बेस फिर से बना देती हूँ। ये, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है अमीटर साइड से वो बेस में जा रहे हैं, इसको कर दिया मैंने फॉरवर्ड बायस और इसको कर दिया मैंने रिवर्स बायस। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर से बेस में जा रहे हैं, अमीटर की डोपिंग मैंने इंक्रीज कर दी। ठीक है, अमीटर की डोपिंग अगर मैं इंक्रीज करती हूँ दैट इज मैंने क्या कर दिया, Ne को क्या किया है, इंक्रीज किया है। Ne को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर के वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गया। अब एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि जिसकी डोपिंग ज्यादा होती है उसके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दैट मीन्स अब जो P है अमीटर के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे आप लोग खुद बताइए। मैंने बताया था आपको, क्योंकि डोपिंग क्या होती है ना, स्क्वायर अपॉन Ne। तो अब ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएंगे, क्या, नंबर ऑफ होल्स यहाँ के। अब मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अमीटर से बेस में जा रहे थे वो किस पे डिपेंड करता है। अब क्या मैंने अमीटर की डोपिंग इंक्रीज की है तो क्या अमीटर से बेस में अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। आप लोग खुद सोचिए और खुद बताइए कि मैंने यहाँ की डोपिंग इंक्रीज कर दी तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सोचिए आप लोग और कमेंट कीजिए।
देखिए, हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो अमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? बेस की डोपिंग पे, ना कि अमीटर की डोपिंग पे। अमीटर की डोपिंग में चाहे कितना भी चेंज कर दूँ, बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द अमीटर, उस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? आप चाहे इसको 10 गुना, 100 गुना, कितना भी गुना, 1000 टाइम्स इसको इंक्रीज़ कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अमीटर से बेस में जा रहे हैं, वो ऑलवेज़ क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, अगर आपने बेस की डोपिंग को सेम रखा है तो, ठीक है? तो ये तो आपका क्लियर होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमीटर टू बेस, वो चेंज नहीं होंगे। तो देखिए, आपके जो ये एमीटर करंट है, उसका फॉर्मूला क्या था? वो क्या हो रही थी? IEN प्लस IEP। अब हमने ये तो देख लिया कि IEN तो आपकी क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जो जितने पहले जा रहे थे बेस में, उतने ही अभी भी जा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आपकी क्या हो रही है? IEN करंट कंट्रीब्यूट हो रही थी। तो IEN तो आपकी अब क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। देखते हैं हम लोग IEP को। देखिए, IEP करंट क्या हो रही थी कि यहाँ से जो होल्स, मीन्स बेस से जो होल्स अमीटर में आ रहे थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, और उतने ही नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी प्रोवाइड कर रही थी। इस वजह से आपकी IEP फ्लो हो रही थी, ठीक है? तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था कि बेस से कितने होल आ रहे हैं। अब फिर से वही बात कि बेस से जो नंबर ऑफ होल्स अमीटर में जाएंगे, अमीटर में इंजेक्ट होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? अमीटर की डोपिंग पे डिपेंड करेगा ना, है ना? अमीटर के माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कितने हैं, उस पे डिपेंड करेगा। और अमीटर के जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, वो अब क्या हो चुके हैं? डिक्रीज हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यूज। जो पहले जो डोपिंग थी उसके रेस्पेक्ट में अब हमने डोपिंग इंक्रीज कर दी, तो अब क्या हो गया? आपके नंबर ऑफ होल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए अमीटर के अंदर। तो अब ये अमीटर के होल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, तो जितने बेस से होल्स आ रहे थे, वो भी अब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जो IEP करंट है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ होल्स जो बेस से अमीटर में आ रहे थे, वो क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, कम हो गए। और क्यों कम हुए? क्योंकि हम लोगों ने अमीटर की डोपिंग को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? ये तो सेम है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। ये डिक्रीज हो गई, तो आपकी ओवरऑल IE क्या हो गई? ओवरऑल IE क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ठीक है? और जो आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर था, वो क्या आ रहा? बताइए मुझे। जो बेस मतलब अमीटर से बेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, वो तो अभी तब भी फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? बेस की डोपिंग को चेंज नहीं किया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अमीटर से बेस में पहले आ रहे थे, उतने ही अब भी आ रहे हैं, और उतने ही क्या हो रहे हैं? कलेक्टर में भी आगे पहुंच रहे। तो आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर भी क्या रहा? सेम रहा। तो बात करते हैं IC की। IC की वैल्यू कितनी होती थी? बीटा IEN। अब देखो, बीटा भी, सॉरी, BIEN, बी भी आपका सेम है, जितनी वैल्यू इसकी पहले थी उतनी अब है। IEN भी आपके सेम है, तो ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब IC पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने अमीटर की डोपिंग को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो आपको जो कलेक्टर की करंट है ना, जो इस टर्मिनल पे करंट फ्लो हो रही थी IC, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पहले जितनी फ्लो हो रही थी उतनी अब भी हो रही है। ये तो बोल रही है तुमको जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, मैं अपनी वैल्यू चेंज नहीं करने वाली हूँ, मैं अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे ही रहूंगी हमेशा, ठीक है? ये फुल्ली डिटरमाइंड है कि मुझे एमीटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसने पूरा अपना इससे रिश्ता काट लिया है कि तू अपनी लाइफ में कुछ भी कर, मुझे तुझसे मतलब नहीं है, मैं तो इतनी ही फ्लोंगी। तो वही वाला सीन है यहाँ पे भी, ठीक है? तो IC आपकी कितना पहले जितना फ्लो हो रही थी उतनी अब भी फ्लो हो रही है। IB की बात करें, IB कितना होता था आपका? 1 - B IEN प्लस IEP। देखिए, ये क्वांटिटी तो क्या रहेगी? जितनी पहले फ्लो हो रही थी उतनी अब भी रहेगी, बट ये क्वांटिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो ओवरऑल आपका IB क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जितने अमाउंट से आपका IE डिक्रीज हुआ है, उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा? IB डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और IC क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये आपका अमीटर की डोपिंग इंक्रीज करने पे इफेक्ट आया। अगर आप अमीटर की डोपिंग डिक्रीज कर देंगे, तो सेम में इस सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे आप लोग अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं।
अल्फा क्या था आपका IC अपॉन IE। IC तो आपका सेम रहा है, IE आपकी डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब आपका अल्फा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अल्फा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और बीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं, बीटा क्या होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा भी क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बेस की डोपिंग अगर डिक्रीज की जाए तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और खुद आप लोग एनालिसिस कीजिए कि क्या होगा बेस की डोपिंग डिक्रीज करने पर, और फिर जब आप लोगों का कंक्लूजन निकल जाए तो आप लोग वीडियो को रिज्यूम कीजिए और आपका आंसर मैच कीजिए। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, एनबी को कर दिया है डिक्रीज, एनबी को डिक्रीज कर दिया, एनबी में पी साइड है, दैट इज पी साइड जो होल्स जो है बेस के वो डिक्रीज हो गए, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ के वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो फिर से वही बात कि यहाँ से जो बेस से अमीटर में होल्स जा रहे थे वो तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो तो अमीटर की डोपिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। और हाँ, जब आप लोग अमीटर की डोपिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस केस के अंदर सिर्फ अमीटर की डोपिंग को आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं, बेस और कलेक्टर की डोपिंग जो पहले थी वही अब भी है। और सिमिलरली इस केस में जब आप लोग बेस की डोपिंग को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपके अमीटर की और कलेक्टर की डोपिंग जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है, ठीक है। तो अब ये चीज होगी, तो आप लोगों की अमीटर, तो आप लोगों ने अमीटर की डोपिंग चेंज की नहीं, वहां के नंबर ऑफ होल्स चेंज हुए नहीं, तो जो बेस से होल जा रहे हैं अमीटर में वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, अब आपके क्या हो गए, एनबी जो हो गए वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और एनबी मतलब बेस के माइनॉरिटी कैरियर ये आपके चेंज हो गए, इसका मतलब जो आपके अमीटर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बेस में वो अब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा था तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर से बेस में वो क्या आ गए, इंक्रीज हो गए। अब ये अगर इंक्रीज हुए हैं आपके, तो आपकी IEN करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। IEN करंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इधर से ज्यादा आ रहे हैं बेस के अंदर, तो जो आपकी रिकम्बिनेशन रेट होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रिकम्बिनेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो बेस से कलेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहले के कंपैरिजन में कम जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स अमीटर से बेस में तो ज्यादा आ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिकम्बिनेशन है वो अब ज्यादा हो जाएगा। तो रिकम्बिनेशन ज्यादा होगा तो कलेक्टर में अब करंट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। आपकी IEN जो क्या हो गई वो तो इंक्रीज हो गई। बात करते हैं हम लोग बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर की। देखिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर से बेस में वो तो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और बेस के अंदर अब जो जितने नंबर ऑफ होल्स थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। मतलब अगर यहाँ पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट थे तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं और आगे जाके बेस में नंबर ऑफ होल्स उसको कम मिल रहे हैं। इसका मतलब अब क्या होगा, रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसको होल्स अब पहले की क्वांटिटी में कम मिल रहे हैं तो रिकम्बिनेशन क्या हो गया, कम हो गया, रिकम्बिनेशन रेट अब क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। जब यहाँ बेस में रिकम्बिनेशन रेट कम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कलेक्टर में ज्यादा रीच होंगे। ये यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि जितने अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन हो रहा था तो 96 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में रीच कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ से 105 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अब 103 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर में पहुंचेंगे। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए कलेक्टर में पहुंचने वाले वो क्या हो गए, ज्यादा आ गए। क्यों, क्योंकि आपको जो रिकम्बिनेशन रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यहाँ से भी ज्यादा आ रहे हैं और बेस से कलेक्टर में पहुंच रहे हैं वो भी ज्यादा पहुंच रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना रेशियो था पहले पहले क्या करा था, अगर ये एक्स अमीटर से बेस में एक्स इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा रहा था तो बेस कलेक्टर में उसका 98% पहुंचा रहा था। अभी अगर ये एक्स ही पहुंचा है अमीटर से बेस में तो बेस कलेक्टर में एक्स का 99% जो है वो पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकम्बिनेशन रेट क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसका मतलब आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो बेस ये बी आपका इंक्रीज हो गया, IEN इंक्रीज हो गया, आपकी IE करंट जो होती है वो होती है IEN प्लस IEP। IEP पे कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अमीटर की डोपिंग को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। और IEP सोनली किस पे डिपेंड करता है, अमीटर की डोपिंग पे। आपकी IEN इंक्रीज हुई है
तो ये आपकी टोटल IE करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे क्या हो रही थी, IE करंट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे आपकी IE करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात करते हैं IC की। IC होता है बीटा IEN, बीटा आपका इंक्रीज हो गया, सॉरी BIEN, बी आपका इंक्रीज हो गया, IEN आपका इंक्रीज हो गया, तो IC करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं IB की, 1 माइनस बी IEN प्लस IEP, ये तो सेम है, बी आपका इंक्रीज हो गया और IEN आपका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ तक। अब हम लोग अगर बात करें अल्फा की, दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट, अल्फा आपका हो जाएगा IC अपॉन IE। इस केस में तो देखिए क्या हो रहा था, आपका IC जो था सेम था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर देखिए आपका IC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, IE भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब जो IC में इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से अल्फा इंक्रीज होगा, जो IE में इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से आपका अल्फा डिक्रीज होगा। तो आप लोग डोमिनेंट कौन सा होगा वो कैसे देखेंगे, तो देखिए इसके अंदर तो क्या हो रहा है, सिर्फ IEN इंक्रीज हुआ, तो ये एक जो फैक्टर है उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, बट IC इक्वल्स टू बीटा IEN, BIEN के अंदर B भी इंक्रीज हो रहा है, IEN भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितने अमाउंट से IE इंक्रीज हो रहा था उससे ज्यादा अमाउंट से आपका क्या हो रहा है, IC इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो डोमिनेंट कौन करेगा, आपका IC वाला फैक्टर डोमिनेंट करेगा। इसका मतलब आपका जो ओवरऑल अल्फा है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अल्फा इंक्रीज हुआ है तो आपका बीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका अल्टीमेट रीजन जो बेस की डोपिंग डिक्रीज करने पे भी आपका क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और आपके अमीटर की डोपिंग को इंक्रीज करने पे अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर और नोट, ICIB IE पे क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा कि हम जब डोपिंग में वेरिएशन करते हैं अमीटर की डोपिंग पे तो क्या चेंजेस होते हैं, अल्फा बीटा में क्या चेंजेस होते हैं। अमीटर की डोपिंग हम लोगों ने इंक्रीज की, बेस की डोपिंग हम लोगों ने डिक्रीज की, तो उससे जो करंट गेन पे इफेक्ट पड़ेगा वो दोनों पे क्या रहा, सेम रहा। हाँ, करंट्स जो इंडिविजुअल करंट है उन पे चेंजेस अलग अलग रहे, उन पे जो अलग अलग इफेक्ट आया है। ठीक है, तो बाकी की स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेस विथ मॉड्यूलेशन इबर्ट स्मॉल मॉडल जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। थैंक यू सो मच।